नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं इनकम टैक्स से संबंधित व्यापार एवं पेशा चैप्टर। तीसरा शीर्षक होता है कुल आय का व्यापार एवं पेशा, व्यापार एवं पेशे से आय, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, एक एक प्रश्न मैं आपको बहुविकल्पीय के आधार पर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। बहुविकल्पीय में 4 विकल्प दिए होंगे, एक विकल्प सही होगा और वह विकल्प क्यों सही होगा इसको भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ध्यान देना है, यदि आपने पढ़ा नहीं है न्यूमेरिकल और थ्योरिकल, इसके पहले जो पूरा चैप्टर होता है, जो पढ़ाने का तरीका होता है, आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसको पढ़िए। हमारे पास पूरी की पूरी इनकम टैक्स की क्लास, बीकॉम एमकॉम के किसी भी सब्जेक्ट की क्लास उपलब्ध है। आपको ध्यान देना है, एक एक प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको अपनी कॉपी में लिखना है, आपके भविष्य का सवाल है। आपके लिए पहला प्रश्न हम उपस्थित करा रहे हैं। पहला प्रश्न जो हमारे सामने दिया गया है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यय हानि व्यापार एवं पैसे की आय की गणना करने में कटौती योग्य नहीं है। निम्न में से कौन सा व्यय हानि व्यापार एवं पैसे, व्यापार एवं पैसे की आय की गणना करने में आय की गणना करने में कटौती योग्य नहीं है। आपको ध्यान देना है, प्रश्न क्या कहता है, विकल्प अभी मैंने नहीं लिखा। आपको बताना है प्रश्न के हिसाब से 4 विकल्प दिए हैं, विकल्प मैंने नहीं लिखा। कौन सा व्यय ऐसा होता है, जो चारों विकल्प लिखे गए हैं जो मैंने नहीं लिखा हुआ है, उनमें से कि व्यापार एवं पैसे शीर्षक के अंतर्गत कटौती योग्य नहीं है। तो दिया गया है, पहला दिया गया है आग से नष्ट हो गया, आग से नष्ट हो गया रहतिया, बताइए, रुपया 30,000। दूसरा नंबर आपको ध्यान देना है, दूसरे नंबर में कहा गया है मनोरंजन व्यय 10,000, व्यय रुपया 10,000। उसके बाद आपको ध्यान देना है व्यापार प्राप्त करने के लिए दिया गया कमीशन, व्यापार प्राप्त करने के लिए दिया गया कमीशन। उसके बाद आपको डी विकल्प ध्यान देना है, एक साझेदारी फर्म के समझौते का प्रारूप, एक साझेदारी फर्म के समझौते का प्रारूप तैयार करते समय वकील को दी गई फीस। देखो मैंने जल्दबाजी में लिखा, आपको आराम से लिखना है। गर्मी बहुत है, मैं जहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ गर्मी बहुत है। आपको बताना चाहता हूँ
निम्न में से कौन सा व्यय है या हानि है जो व्यापार एवं पेशा शीर्षक पढ़ेंगे और वो आपका खर्चा हुआ रहेगा, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कटौती नहीं देगा, व्यापार एवं पेशे के अंतर्गत कटौती नहीं मिलेगी। 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प कहता है आग से नष्ट हो गया रहतिया। भाई कोई व्यापार है, व्यापार में आग लग गई, आग लगने से रहतिया नष्ट हो गया। जब रहतिया नष्ट हो गया तो भाई नुकसान हो गया। जो नुकसान हो गया तो व्यापार एवं पेशे शीर्षक के अंतर्गत बताइए, अगर कोई व्यापार होता है, व्यापार में नुकसान हो जाता है तो उसकी छूट मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है। तो इसमें आपको ध्यान देना है, ए वाला आपका विकल्प क्या है? ए वाला विकल्प आपका क्या है? छूट मिलती है। मतलब कि इसमें क्या पूछ रहा है? कटौती मिलेगी कि नहीं? कटौती नहीं मिलेगी किसकी पूछ रहा है? ये नहीं पूछ रहा है कि मिलती है कि नहीं मिलती। हमारे कहने का मतलब आग से अगर कोई नष्ट हो गया रहतिया व्यापार में है तो उसकी छूट मिलती है। प्रश्न में पूछ रहा है चारों में से बताइए कौन सी छूट नहीं मिलती है। अगला, भैया व्यापार आपको करना है, व्यापार आपको करना है, व्यापार करने के लिए कोई एजेंसी ली जाती है, कोई एजेंसी ली जाती है, उसका कमीशन दिया जाता है किसी को। कहीं पर कोई एजेंसी ली जाती है, उसका कमीशन दिया जाता है, दलाल का कमीशन दिया जाता है। कोई व्यापार प्राप्त करने के लिए बिना वह पैसा दिए आप व्यापार को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है, व्यापार प्राप्त करने के लिए अगर कोई व्यय किया जाता है, अगर कोई खर्चा किया जाता है तो उसकी कटौती आपको मिलेगी। प्रश्न में क्या पूछ रहा है एक बार ध्यान दीजिए, कौन सी कटौती नहीं मिलेगी। पहला मैंने आपको बताया क्या, आग से नष्ट हो गया रहतिया 30,000। बी नहीं बोला, सी मैंने बोल दिया। व्यापार प्राप्त करने के लिए दिया गया कमीशन दिया गया हो, कोई व्यय किया गया हो व्यापार को प्राप्त करने के लिए, बिना कमीशन दिए व्यापार तो मिलेगा नहीं, तो इसकी भी कटौती मिलेगी। मनोरंजन व्यय किसके ऊपर कराया जाता है? मनोरंजन व्यय अपने कर्मचारियों के ऊपर कराया जाता है, अपने ग्राहकों के ऊपर। जो ग्राहक हमारे यहाँ आते हैं उनके आवभगत के लिए, व्यापार में जो ग्राहक आते हैं, देखो व्यापार में बहुत सारे ग्राहक आते हैं। कैसे आते हैं आपको पता होना चाहिए। जब आप थोड़ा बड़े लेवल पे सोचेंगे तो अगर आपके पास दुकान है तो आप समझिए, अगर आपके पास दुकान है तो मनोरंजन व्यय होता है। कैसे? आप 1 करोड़ का माल उठा लीजिए, 50 लाख का माल उठा लीजिए, आपको 50,000 दे देते हैं, ले जाइए, छूट दे देते हैं। छूट दे देते हैं किसको दे देते हैं? मनोरंजन व्यय के लिए, कि ले जाइए आप मनोरंजन करिए, मतलब कि जाइए होटल में जा सकते हैं, टूर पे जा सकते हैं, तो व्यापार की कटौती मिलती है। अगर मनोरंजन पर व्यय आपने अपने ग्राहकों के लिए किया तो कटौती आपको मिलेगी। एक साझेदारी फर्म के समझौते का प्रारूप तैयार करते समय वकील को दी गई फीस, इसमें जो बोला गया है वकील को दी गई फीस, इसमें जो बोला गया है एक साझेदारी फर्म, कोई साझेदारी संस्था का मतलब कम से कम 2 व्यक्ति, अधिक से अधिक 20 व्यक्ति, बैंकिंग व्यवसाय की दशा में 10 व्यक्ति, 2, 3, 4 लोग मिलकर कोई काम कर रहे हैं। उस काम को करने के लिए भाई एक साझेदारी संलेख बनवाया जाता है वकील के माध्यम से। अगर उसकी कोई फीस आप 1,500 रुपया दे रहे हैं तो उसकी कटौती नहीं मिलेगी। इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी कटौती नहीं मिलेगी, बाकी की कटौती मिल रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें चारों विकल्प आपको सही लग रहे हैं, लेकिन ए वाला विकल्प आपका गलत है। ए वाला विकल्प आपका गलत है। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न आपके लिए है। दूसरा नंबर प्रश्न आपके लिए है, धारा 44 AB के अंतर्गत, धारा 44 AB के अंतर्गत, धारा 44 AB के अंतर्गत, धारा 44 AB के अंतर्गत बोल रहा है, AB के अंतर्गत निर्दिष्ट तिथि से आशय है, निर्दिष्ट तिथि से आशय है, निर्दिष्ट तिथि से आशय है। तो निर्दिष्ट तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक डेट। ठीक है, बोल रहा है इसमें 30 जून, 31 जुलाई, 30 सितंबर। तो इसमें आपको ध्यान देना है
ए लिखिए आप 30 जून, बी लिखिए 31 जुलाई, सी लिखिए 30 सितंबर, डी लिखिए इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपको निर्दिष्ट तिथि का मतलब समझना है। निर्दिष्ट तिथि का मतलब मैंने आपको बता दिया, स्पेसिफिक डेट। स्पेसिफिक डेट का मतलब क्या होता है, इसको मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें आपको ध्यान देना है 30 सितंबर, कौन सा उत्तर आपका सही होगा, इसमें आपका जो उत्तर सही होगा, इसमें उत्तर आपका 30 सितंबर सही होगा। स्पेसिफिक जो डेट होती है वो 30 सितंबर रखी गई है। ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक डेट जो होती है और कौन सी रखी गई है, 30 सितंबर रखी गई है। आपको ध्यान देना है 30 सितंबर आपका विकल्प यहाँ पर सही होगा। इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद आपको ध्यान देना है तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है धारा 44 ए के अंतर्गत, धारा 44 ए के अंतर्गत, धारा 44 ए के अंतर्गत हिसाब किताब का अंकेक्षण अनिवार्य है। हिसाब किताब का अंकेक्षण अनिवार्य है। आपको ध्यान देना है धारा 44 ए के अंतर्गत हिसाब किताब का अंकेक्षण कब अनिवार्य कहा गया है। इसमें बोल रहा है जब बिक्री ए 30 लाख से अधिक हो, मतलब अंकेक्षण मतलब होता है लेखा पुस्तकों की जांच कराना व्यापार एवं पैसे की, ठीक है। बी जब 50 लाख से अधिक, सी 1 करोड़ से अधिक, डी इनमें से कोई नहीं। चाहे कोई नहीं लिख दे, चाहे सभी लिख दे। गर्मी बहुत है, मैं बहुत भीषण गर्मी में इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं माथे पे पसीना बहुत तेज़ी से टपक रहा है। तो आपको ध्यान देना है जब कुल बिक्री 1 करोड़ से अधिक होती है, जब कुल बिक्री 1 करोड़ रुपए से अधिक होती है तो खातों का अंकेक्षण कराना अनिवार्य होता है। अंकेक्षण का मतलब क्या होता है, हिसाब किताब का अंकेक्षण कराना अनिवार्य होता है, जांच कराना अनिवार्य होता है। इसको आपको ध्यान देना है। अंकेक्षण का कार्य चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। अंकेक्षण का कार्य कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। उसके बाद आपको हम चौथा नंबर प्रश्न बता रहे हैं। चौथे नंबर प्रश्न में कहा है फर्म द्वारा साझेदारों को दिया गया पूंजी पर ब्याज स्वीकृत है। मतलब कि फर्म द्वारा, जो फर्म होती है, साझेदारी संस्था जो होती है, उसमें साझेदारों को पूंजी पर ब्याज लिखना है। फर्म द्वारा साझेदारों को पूंजी पर दिया गया ब्याज स्वीकृत है। दिया गया ब्याज स्वीकृत है। जैसे फर्म में साझेदार पूंजी लगाते हैं। साझेदार क्या लेते हैं, पूंजी लगाने पर कभी कभी ब्याज भी लेते हैं। कह रहे हैं 15% तक, 16% तक, 18% तक, 12% तक। इसमें आपको ध्यान देना है विकल्प देगा 15%, 16%, 18%, 12%। तो पूंजी पर ब्याज जो होता है 12% वार्षिक जो होता है स्वीकृत कहा गया है, स्वीकृत होता है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। अगला 5वां नंबर, निम्न में से कौन सा व्यय
निम्न में से कौन सा व्यय व्यापार शीर्षक के अंतर्गत स्वीकृत नहीं है? कौन सा व्यय व्यापार एवं पेशे शीर्षक के अंतर्गत क्या बोल रहा है? अंतर्गत स्वीकृत नहीं है, स्वीकृत नहीं है। मतलब कि ऐसा कौन सा व्यय है व्यापार एवं पेशे शीर्षक के अंतर्गत स्वीकृत नहीं है? दिया गया है ए अशोध्य ऋण, अशोध्य ऋण। बी दिया गया है माल और सेवा कर, माल और सेवा कर। सी दिया गया है आयकर। डी दिया गया है उत्पाद कर, उत्पाद कर। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो इनकम टैक्स होता है वही विकल्प सही होगा। स्वीकृत यही नहीं है और सब स्वीकृत है। और बहुत लोग सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं इसमें। देखो, अशोध्य ऋण व्यापार में कोई व्यापार करेंगे पैसा डूबेगा, पैसा डूब जाएगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये इसकी छूट मिलेगी। माल ला रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, उस पर जो टैक्स दे रहे हैं आप, उसकी स्वीकृति मिलेगी। उत्पाद कर प्रोडक्शन होता है, बिजनेस प्रोफेशन में होगा। इनकम कर किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है, आय कर किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है, व्यापार पे नहीं लगाया जाता। तो इसीलिए व्यापार एवं पेशे शीर्षक के अंतर्गत आयकर की छूट नहीं मिलती। आयकर व्यक्ति पर लगाया जाता है, पेशे पर नहीं लगाया जाता है। ये आपका निष्कर्ष होगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, यहाँ पर इसको ध्यान देना है, ठीक है। व्यापार से आय की गणना करते समय प्रारंभिक व्यय का भाग अस्वीकृत है। व्यापार एवं पेशे के आय की गणना करते समय प्रारंभिक व्यय का भाग स्वीकृत है। अगर आप व्यापार एवं पेशे के शीर्षक के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं, ये मतलब क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो आपको 1/4 विकल्प दिया है, 1/3 दिया है। प्रारंभिक व्यय का होता है सब, सी का है 1/2, डी का होता है 1/5। ध्यान दीजिएगा, व्यापार एवं पेशे शीर्षक के अंतर्गत आपको ध्यान देना है। अगर आपने व्यापार एवं पेशा शीर्षक चैप्टर पढ़ा होगा तो वैसे भी प्रारंभिक व्यय मतलब होता है जब दुकान खोली जाए, जब व्यवसाय शुरू किया जाए, उस समय जो व्यय किया जाता है उसे प्रारंभिक व्यय के नाम से जाना जाता है। जब व्यापार को शुरू किया जाता है उस समय जो व्यय किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रारंभिक व्यय। प्रारंभिक व्यय कहा जाता है। प्रारंभिक व्यय का मतलब, जैसे मैंने आज दुकान खोली, जिस दिन आप क्लास को देख रहे हैं, आज आपने 10,000 खर्चा कर दिया, तो आज का खर्च 10,000 नहीं माना जाएगा। प्रारंभिक व्यय को 5 सालों में 1/5 अपलिखित करते हैं, इसी का 1/5 1 साल का खर्चा माना जाएगा। इसे कहाँ तक ले जाएंगे? इसे हम ले जाएंगे 5 सालों तक, ठीक है। प्रारंभिक व्यय। 7वां नंबर प्रश्न आपको ध्यान देना है। कुछ दशाओं में अंतरिम शोध के लिए भारत कटौती 150% होता है। कहता है कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में शोध पर, रिसर्च पर, शोध पर कटौती 150%, 150% स्वीकृत है। मतलब कि अगर आप शोध पर कोई खर्चा करते हैं, शोध पर, रिसर्च पर,
तो कटौती 150% मिलेगी। किस पर बोल रहा है? कह रहा है किसी भी करदाता को, ऐसे ए विकल्प दिया, किसको मिलेगी? किसी भी करदाता को। बी दिया है कंपनी को, कंपनी करदाता को। सी दिया है वैज्ञानिक शोध संघ को, वैज्ञानिक शोध संघ को। डी दिया है सहकारी समिति को, सहकारी समिति को। आपको ध्यान देना है, कुछ दशाओं में शोध मतलब रिसर्च पर जो पैसा खर्च किया जाता है उस पर कितनी कटौती, 150% कटौती मिलेगी। जितना करेंगे उसका 150%। तो इसमें आपको ध्यान देना है, इसमें जो सही होगा कंपनी को, किसको छूट मिलेगी? कंपनी अगर कोई शोध, कंपनी अगर कोई शोध कराती है, साथ में ठीक है, कंपनी अगर कोई शोध कराती है, रिसर्च कराती है, तो उसको 150% छूट मिलेगी जितना उस पर खर्च किया है इन्होंने। पहला प्रश्न कह रहा है निम्न में से व्यय का कौन सा व्यय कर कटौती योग्य नहीं है? तो आपको वकील वाली फीस याद रखनी है व्यापार साझेदारी संस्था में। धारा 44 ए के अंतर्गत निर्दिष्ट तिथि 30 सितंबर है। धारा 44 ए के अंतर्गत अंकेक्षण कराना अनिवार्य है जब किसी भी कंपनी की बिक्री, जब किसी भी व्यवसाय की बिक्री 1 करोड़ से अधिक है तो ऑडिट कराना जरूरी है। ऑडिट का काम चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। फर्म द्वारा साझेदारों को पूंजी पर दिया गया ब्याज 12% तक कर योग्य होता है। निम्न में से कौन सा व्यय व्यापार एवं पैसे के अंतर्गत स्वीकृत है? नहीं है। व्यापार एवं पैसे के अंतर्गत आयकर स्वीकृत नहीं है। व्यापार एवं पैसे की आय की गणना करते समय व्यय का प्रारंभिक भाग स्वीकृत है, 1/5 प्रारंभिक व्यय करेंगे। कंपनी अगर कोई शोध कराती है, रिसर्च कराती है, तो 150% क्या होता है? 150% स्वीकृति किसको मिलती है? सिर्फ कंपनी को मिलती है। इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। इसी वीडियो के माध्यम से, वीडियो भी कट नहीं करेंगे, थोड़ी देर रुकते हैं, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी में दिए हैं। आपको अब आगे ध्यान देना है 8वें नंबर क्वेश्चन से। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसीलिए डिस्टरबेंस हो रहा है, अच्छे से लिख भी नहीं पा रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है, 7 क्वेश्चन की 8 बताया मैंने, 8वां क्वेश्चन मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है एक डॉक्टर का कार्य किसके अंतर्गत आता है? एक डॉक्टर का कार्य किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? डॉक्टर चाहे पूछे, चाहे वकील पूछे, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट पूछे, चाहे इंजीनियर पूछे, जिनकी ऑफिस होती है, जो फीस लेते हैं अपनी बौद्धिक कुशलता के चलते, अपने बौद्धिक क्षमता के चलते, उनका कार्य पेशे के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? व्यापार दिया रहेगा, पेशा दिया रहेगा, व्यवसाय दिया रहेगा। तो मैंने एक बार में एक तीर से कई निशान लगा दिए। हो सकता है वकील पूछ ले, हो सकता है अंकेक्षक पूछ ले, हो सकता है इंजीनियर पूछ ले ना। डॉक्टर 4 तो किसके अंतर्गत आता है? पेशा के अंतर्गत आता है। ये लोग क्या लेते हैं? ये लोग फीस लेते हैं अंकेक्षक के कार्य को करने के लिए। 9वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कहा गया है अस्वीकृत व्यय छांटिए। अस्वीकृत व्यय छांटिए। ऐसे व्यय अस्वीकृत व्यय छांटिए। अस्वीकृत व्यय छांटने के लिए कह रहा है। विकल्प दिया गया है माल व सेवा कर,
माल व सेवा कर। बी विकल्प दिया गया है, बी विकल्प दिया गया है आयकर निर्धारण व्यय, आयकर निर्धारण व्यय। सी विकल्प दिया हुआ है आयकर। डी विकल्प दिया हुआ है मशीन पर ह्रास, किसी मशीन पर किसी संपत्ति पर ह्रास, डिप्रिसिएशन। आपके सामने मैंने 4 विकल्प लिख दिए। माल व सेवा कर व्यापार एवं पैसे के अंतर्गत स्वीकृत होते हैं। प्रश्न में पूछ रहा है अस्वीकृत व्यय, ऐसे व्यय जो स्वीकृत ना हो उन्हें अस्वीकृत कहते हैं। आयकर के निर्धारण पर अगर आपने कोई व्यय किया है तो उसकी छूट मिलेगी। अगर आपके व्यवसाय में व पैसे में कोई संपत्ति है वहाँ पर ह्रास लगता है, उसकी छूट मिलेगी। आयकर इसके पहले मैंने बता दिया, व्यापार एवं पैसे शीर्षक के अंतर्गत छूट नहीं मिलती है, अस्वीकृत व्यय माना जाता है। डिसअलाउड एक्सपेंसेस कई बार मैंने आपको बताया है बहुत पहले से ही। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए कहता है व्यापार से आय की गणना स्वीकृत है। व्यापार ऐसे कह सकते हैं स्वीकृत व्यय छांटिए या है। व्यापार एवं व्यय के अंतर्गत कौन से व्यय स्वीकृत होते हैं? आपके लिए ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प, डी विकल्प। ए कहता है संदिग्ध ऋण संचय, संदिग्ध ऋण संचय, ध्यान दीजिएगा, संदिग्ध ऋण संचय। बी विकल्प कहता है वास्तविक डूबत ऋण, वास्तविक जो वास्तव में डूबत ऋण है। सी विकल्प हमारा कहता है संदिग्ध ऋण, संदिग्ध ऋण, संदिग्ध ऋण। डी कहता है सभी। इसका मतलब क्या हुआ? स्वीकृत मतलब ऐसा व्यय जो स्वीकृत, जो घटाया जा सके, जिसकी छूट मिलती है। इसमें आपको ध्यान देना है, इसमें स्वीकृत कौन सा होगा आपको ध्यान देना है। स्वीकृत, संदिग्ध का मतलब संदिग्ध का मतलब अभी सही सही पैसा नहीं डूबा है, जो सही सही डूबा रहता है उसी की छूट मिलती है। ए क्या है? अस्वीकृत व्यय है, अस्वीकृत व्यय है। वास्तव में डूब गया, जो डूब गया उसकी छूट मिलती है, ये स्वीकृत व्यय होगा। संदिग्ध अस्वीकृत, जो संदिग्ध है अस्वीकृत होगा। संदिग्ध का मतलब वास्तव में पैसा नहीं डूबा है लेकिन तब भी छूट मांगी जा रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा स्वीकृत, यहाँ पर अस्वीकृत, यहाँ पर स्वीकृत, यहाँ पर अस्वीकृत। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से 20 से उठा सकता है। क्वेश्चन के लिए आपको पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको गंभीरता से समझ में आएगा। अगला है यक्ष ने 1 लाख रुपया व्यय किए, स्वीकृत कटौती होगी। यक्ष ने 1 लाख रुपया प्रारंभिक व्यय किए, यक्ष ने 1 लाख रुपया प्रारंभिक व्यय किए, यक्ष ने प्रारंभिक व्यय किए, स्वीकृत कटौती होगी, स्वीकृत कटौती होगी। मैंने आपको क्या बताया? प्रारंभिक व्यय का 1/5 इसके पहले मिला था। प्रारंभिक व्यय का 1/5, 1 लाख के स्थान पे 2 लाख दिया हो, 4 लाख दिया हो, 5 लाख दिया हो, 50,000 दिया हो, कितना छूट मिलेगी? 1/5 भाग आपको छूट मिलेगी। कितना? 1/5 भाग छूट मिलेगी। इसी का 1/5 निकाल लीजिए। 1 लाख का 1/5 कितना हो जाएगा? 1 लाख का 1/5 20,000 रुपये की छूट मिलेगी। ये विकल्प यहाँ पर जो भी दिया है विकल्प के रूप में 10,000, 25,000, 7,143 और 20,000। तो आपको ध्यान देना है कितनी छूट मिलेगी? 1/5। 1/5 जो भी निकले, 20,000 निकल रहा है तो 20,000 छूट मिलेगी। 2 लाख दिया है तो 50,000 की छूट मिलेगी। 2 लाख दिया है तो 40,000 की छूट मिलेगी।
ठीक है, इसको याद रखिएगा। मैंने फ़ैन चला दिया है, हो सकता है आवाज़ जा रही हो इसकी, गर्मी बहुत है, ध्यान देना है। आगे क्या कहता है, माल वाहन भाड़े पर भुगतान 30,000, माल भाड़े का भुगतान 30,000 रोकड़ में किया, अस्वीकृत व्यय होगा। कह रहे हैं माल भाड़े का भुगतान रुपया 30,000 किया, अस्वीकृत व्यय होगा, अस्वीकृत व्यय होगा। कह रहा है कि भुगतान की गई राशि का 25%। ए कह रहा है भुगतान की गई राशि का 25%। बी विकल्प कहता है 20,000 रुपया। सी विकल्प कहता है 0। डी विकल्प कहता है 30,000 रुपया। आपको खुद पता होना चाहिए, माल का भाड़ा दिया 30,000 रुपया, माल का भाड़ा दिया गया है 30,000 रुपीज़। 30,000 रुपया कितने की छूट मिलेगी? पूरे 30,000 की छूट मिलेगी। खर्चा है, व्यापार का स्वीकृत खर्चा है, पूरे की छूट मिलेगी, ऐसा वैसा थोड़ी ना है। अगला है, आपको ध्यान देना है, अगला 13वां नंबर प्रश्न हमारे लिए कहता है, एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों के परिवार नियोजन के प्रोत्साहन पर 1 लाख रुपया पूंजीगत व्यय किया। एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों के परिवार नियोजन पर 1 लाख रुपया व्यय किया। कितने की छूट मिलेगी? जो भी दिया हो, परिवार नियोजन पर अगर कोई व्यय किया जाता है तो उसमें आपको ध्यान देना है, परिवार नियोजन पर अगर कोई व्यय किया जाता है उसमें कितने की छूट मिलती है? 20,000 रुपये की छूट मिलेगी, 1/5 की छूट मिलेगी। कितना? परिवार नियोजन पर जो व्यय किया जाता है उस पर कितनी छूट मिलेगी? 1/5 की छूट मिलेगी। इसको हम थोड़ा से देख करके हम आपको और इसके संबंध में बता दे रहे हैं। 1/5 की छूट मिलेगी यहाँ पर, ध्यान देना है आपको, ठीक है। 1/5 का मतलब इसी का 1/5 निकाल लो, 1 लाख का 1/5 20,000 रुपये आएगा, इसी की छूट मिलेगी। इसे आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख सकते हैं, बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। 20,000 आपका विकल्प यहाँ पर सही होगा। बुक में भी दिया है 20,000 रुपया की छूट मिलेगी, विकल्प आपका यहाँ पर 20,000 सही होगा। 1/5 कितना आएगा? 20,000 रुपया परिवार नियोजन के संबंध में जो भी व्यय किया गया। अगला है 14वां नंबर प्रश्न। 14वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? 14वां नंबर प्रश्न हमारे लिए दिया गया है। 14वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? राजनीतिक पार्टी के सेमिनार के विज्ञापन पर 50,000 व्यय किए, उसे कटौती मिलेगी व्यवसाय की आय में, अन्य साधनों की आय में, सकल कुल आय में, इनमें से कोई नहीं। आपको ध्यान देना है, राजनीतिक पार्टी ने 50,000 व्यय किया है अपने विज्ञापन पर। राजनीतिक पार्टी ने विज्ञापन पर रुपया 50,000 खर्चा किया। कहाँ छूट मिलेगी? कुल आय में छूट मिलेगी, इसको याद रखना। कुल आय में इसे छूट मिलती है, कुल आय ज्ञात करते समय छूट मिलती है। 15वां नंबर प्रश्न छोटा सा कर देते हैं। अनुमोदित विश्वविद्यालय को सामाजिक विज्ञान विषय पर अनुसंधान के लिए दिए गए राशि के संबंध में कितनी कटौती मिलेगी? अनुमोदित विश्वविद्यालय को अगर आपने कोई अंशदान किया है, अनुमोदित अंशदान किस पर? अनुमोदित अंशदान किया है आपने किसी विद्यालय पर, 100% छूट मिलेगी। 15 नंबर क्वेश्चन तक मैंने लिख दिया है, विकल्प नहीं लिखा जिसमें, उसमें विकल्प लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाली वीडियो में और भी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ रहे हैं।